गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके टीचिंग वॉरियर चैनल। मैं दूंगा आपको सीडीपी का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें हम करेंगे एमसीक्यू डिस्कस। इसी के साथ साथ ना मैं टॉपिक क्लियर करा देता हूं, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताता हूं जो कि सेम टू सेम आपको ना पेपर में दिखाएंगे। अगर भरोसा ना हो तो 10 दिन पढ़ो, उसके बाद कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, बहुत कम से कम 90% नंबर ले आओगे आप। ये मेरी जिम्मेदारी है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो व्यक्तित्व को मापते हैं, व्यक्तित्व को मापते हैं 3 तरीके से। पहला होता है आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपण विधि। तो देखो अब इसमें से पूछ रहा है स्याही धब्बा, इसे पता है क्या कहते हैं? इंक ब्लॉक टेस्ट किसने दिया था? हरमन रोरसा ने दिया था, हरमन रोरसा ने। ये लिख लेना, ये पूछा जाता है कि हरमन रोरसा कब दिया था, ये भी पूछा जाता है। तो 1921। ये भी पूछा जाता है इसमें कितने कार्ड थे? 10 कार्ड थे, जिसमें 5 पे काले सफ़ेद, 3 पे बहुरंग और 2 पे काले लाल चित्र थे। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं कि कितने बहुरंग थे, अलग अलग रंग के कितने कार्ड थे? 3। काले सफ़ेद कितने थे? 5। ये 2 याद कर लेना, और ये 2 वाला नहीं पूछा जाता। और ये पूछ लिया जाता है कितने थे टोटल? 10। तो इसमें क्या है? प्रक्षेपण परीक्षण है। ये कैसा प्रक्षेपण? ठीक है, हमारे मन के अंदर का जो बातें छिपी होती है ना, वो इससे निकल के आ जाती हैं बाहर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसका है? समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत है स्प्रेंगर का। किसका है? स्प्रेंगर का। तो देखो इनकी किताब है टाइप्स ऑफ मैन, टाइप्स ऑफ मैन, जिसमें इन्होंने कितने प्रकार के? 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। ठीक है, और हिप्पोक्रेटस ने क्या सबसे पहले वर्गीकरण किया था ना, सबसे पहले वो हिप्पोक्रेटस ने ही किया था। कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया? 4 प्रकार का। और इन्होंने किसके आधार पर बांटा था? इन्होंने बांटा था काला पित्त, पीला पित्त, लाल पित्त और कफ पित्त। काला, पीला और लाल और कफ पित्त 4 प्रकार का बताया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। शरीर द्रव्य के आधार पर ये पूछा जाता है, किसके आधार पर बांटा था इन्होंने? शरीर द्रव्य के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण दिया था। क्रेसमर और शेल्डन ने शरीर के आधार पर दिया था, केवल ये शरीर के आधार पर, ये याद रख लो। ठीक है, और हिप्पोक्रेटस की किताब है क्या? नेचर ऑफ मैन। क्या है? नेचर ऑफ मैन। ठीक है, और शेल्डन की है एटलस ऑफ मैन। इतने सारा इंफॉर्मेशन प्लीज़ लिखते जाइएगा। कैटल ने कितने विश्लेषित व्यक्तित्वशील गुण बताएं? तो कैटल ने बताए 16। कैटल ने ना तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, 2 प्रकार की बुद्धि बताई है। तरल तो हमें जन्म से मिलती है, ठोस हम ना अर्जित करते हैं, ये चीज़ याद रखना। एक क्वेश्चन आता है तल रूप सिद्धांत किसने दिया, जिसे इंग्लिश में टोपोलॉजी कहते हैं, तो वो तल रूप किसने दिया था? कैटल ने। ठीक है, और इतना याद रख लेना। और आप क्या याद रख सकते हैं? चलो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी? 105। बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? आईक्यू से। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA/100। ये सब निकालने के बाद उसकी बुद्धि लब्धि क्या आएगी? 105। तो वो कैसा बुद्धि वाला बच्चा है? तो देखो जो एक स्टैंडर्ड दिया गया है ना आईक्यू का, वो दिया है किसने? टर्मन ने। टर्मन के अनुसार 90 से लेके 110 के बीच में जितने भी होते हैं ना, ये सब सामान्य बुद्धि के होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य बुद्धि के। ठीक है, सामान्य से अधिक बुद्धि होगी ना तो 110 से 120 के बीच में होगी। ठीक है, याद रखना। और जीनियस बच्चा जो होता है ना, वो 140 प्लस वाले होते हैं। याद रख लेना, आंसर सी हो जाएगा। और ये कब दिया था ये आईक्यू का फॉर्मूला? ये 1920 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो गार्डनर था, गार्डनर ने क्या दी था? बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत। और इसमें कितनी बुद्धि बताई इन्होंने? इन्होंने ना सबसे पहले 7 बताई थी, फिर 2 और जोड़ दी थी 1998 और 99 में। 1998 और 2000 में ना 8वीं और 9वीं बुद्धि और जोड़ दी थी। तो 8वीं थी प्रकृतिवादी, 9वीं थी आध्यात्मिक। ठीक है, इस तरीके से 2 बुद्धि और जोड़ दी। अभी फिलहाल में इनकी में 9 है, शुरुआत में 7 थी। तो इनकी बुद्धि के अनुसार वह कारक जो आत्मबोध, आत्मबोध समझ रहे हो? खुद का आत्मबोध मतलब समझ रहे हो? खुद का, इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल खुद अपने बारे में जानना। अंतः व्यक्तिक, क्या हो गया? अंतः व्यक्तिक। जब खुद के बारे में कोई जानता है ना तो उसे कहते हैं, देखो मैं इंग्लिश से याद रखता हूँ इसे याद रख लो आप, इंट्रापर्सनल। और एक दूसरे के बारे में कहे ना, एक दूसरे के बारे में, तो उसे कहते हैं आप इंटरपर्सनल। क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है?
संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? देखो गिलफोर्ड ने ना 3 प्रकार के बताए। गिलफोर्ड का क्या है? त्रिआयामी सिद्धांत है, त्रिआयामी, ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत है। और इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं उसमें, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद, ठीक है, याद रखना। तो इसके अंतर्गत जो संक्रिया है ना, इसमें ही जो आता है संज्ञान, स्मृति, अपसारी, अभिसारी, मूल्यांकन, ये सब ना फिर किस में आ जाते हैं? संज्ञान, मतलब ये सब भाग हो जाते हैं किसके? स्मृति के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत है। और गिलफोर्ड ने कितने कारक बताए थे? पहले 120 कारक बताए थे शुरुआत में, अब 180 बताए आखिरी में, ठीक है। प्रत्यदर्श का किसका सिद्धांत है? थॉमसन का, ठीक है। और समूह कारक है आपका किसका? समूह कारक है, दिमाग से मिस हो रहा है, ठीक है, छोड़ दो अभी इसे, बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट, हॉवर्ड जो गार्डनर थे ना, उनका कहना था कि बुद्धि या दिमाग के कई फ्रेम होते हैं। तो उनके द्वारा सुलझाई गई बुद्धि की श्रेणी किस में आती है? उन्होंने क्या बताया था? कई प्रकार की होती है बुद्धि। तो उनके द्वारा बताई गई बुद्धि किस प्रकार की आती है? तो देखो इन्होंने बताई थी व्यवहारिक बताई थी? नहीं, इन्होंने बताई थी प्रकृतिवादी। रचनात्मक दी नहीं थी, विश्लेषणात्मक दी नहीं थी, व्यवहारिक दी नहीं थी, इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि दी थी। जो मैंने बताया था ना आपको, 8वीं बुद्धि कौन सी थी इनकी? प्रकृतिवादी। और 9वीं कौन सी थी? अस्तित्ववादी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, किसी अभिक्षमता को ए एस टी समझ रहे हो? एस से क्या होगा? सर्वेक्षण। एस जो दे रखा है ना बीच में, इसका मतलब क्या होगा? सर्वेक्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्षमता, सर्वेक्षण, परीक्षण। नेक्स्ट, देखो अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेद होता है। क्या होता है? विभेद होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? मतलब पता है क्या कि अच्छे लोगों, मतलब होशियार लोगों के और कमजोर लोगों के, जनरल के, SC ST के, इन सब के बीच में क्या होता है? विभेद होता है। तो ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा कारण नहीं विभेद होने का? देखो ये मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बिठाया जाता है, तो ये तो विभेद है, तो ये तो कारण है। ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है? लड़कियों को गणित और विज्ञान लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, तो ये भी विभेद है। अध्यापक को निम्न आर्थिक परिवेश से आए वाले बच्चों से कम अपेक्षा होती है, तो ये भी विभेद है। मगर ये आप बात कहो कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये कोई विभेद नहीं कर रहा है दो बच्चों में। और ये सब क्या है? ये तीनों विभेद हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए, नहीं पूछा था। नेक्स्ट, भारत की अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। बहुभाषी समझ लो, जहाँ एक से ज़्यादा भाषा बोली जाए। तो इसे किस तरीके से देखना चाहिए? ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आता है, स्टार मार्क कर लेंगे। कभी भी बहुभाषिकता की बात आए, उसे हमें क्या मानना है? संसाधन मानना है। बाधा, समस्या, परेशानी नहीं मानना है, संसाधन मानना है, और संसाधन ही मानना है। और आप गलत मत करके आ जाना इसे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, डैश ने पहली बार भावनात्मक बुद्धि की परिभाषा दी। भावनात्मक बुद्धि समझते हो? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले बताया था पीटर साल्वे और जॉन मेयर। अब आप कहोगे सर हमने तो डैनियल गोलमैन पढ़ा है। तो देखो ये कह रहा है सबसे पहली बार तो पीटर साल्वे और जॉन मेयर ने दी थी। अगर ये पूछ ले कि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की किताब किसने लिखी है, तो किताब लिखी है डैनियल गोलमैन ने। और ये भावनात्मक बुद्धि है ना, जो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, क्या कहूँ, प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है डैनियल गोलमैन को। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे। सबसे पहली बार पूछे तो पीटर साल्वे और जॉन मेयर करके आएंगे। नेक्स्ट, देखो संवेग की प्रकृति, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? संवेग के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सत्य नहीं है? देखो, तो संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो सही बात है यही। संवेग स्थायी होते हैं? स्थायी थोड़ी ना होते हैं। अभी गुस्सा आ रहा है, अभी प्यार आ जाएगा थोड़ी देर बाद, तो स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। विभिन्न बालकों के संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, संवेग एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोग गुस्सा आ रहा होता है मगर नहीं शो करते कि गुस्सा आ रहा है, या मन में राम बगल में छुरी, इस तरीके को देखें ना, तो संवेगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अभी मैं आपको अच्छी अच्छी शिक्षा दूं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तो आपके संवेगों को ना कंट्रोल कर लोगे आप। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, देखो बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? तो देखो बंडूरा का था सामाजिक अधिगम सिद्धांत,
सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। इसमें इन्होंने बोबोडोल पे एक्सपेरिमेंट किया था। बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है, ये बात थी ना। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, ये 4 स्टेप दिए थे इन्होंने। तो जो अल्बर्ट बंडूरा थे ना, इसे ही क्या कहते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, ये भी कहते हैं प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। जीन पियाजे ने किस पे, संज्ञानवादी थे जीन पियाजे, क्या थे, संज्ञानवादी। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे। 4 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। कौन कौन सी बताई, 4 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। थॉर्नडाइक ने क्या है, व्यवहारवाद की नींव रखी थी। क्या रखी थी, व्यवहारवाद की नींव। इन्होंने ना सीखने के नियम दिए, 2 तरीके के दिए, मुख्य और गौण। मुख्य दिए फिर 3, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। ठीक है। वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया था, क्या दिया था, व्यवहारवाद। इनका एक बेटा था अल्बर्ट, उस पर प्रयोग किए थे इन्होंने। ठीक है, तो इसे भी याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अधिगम सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांतों में नहीं आता। व्यवहारवादी सिद्धांत कौन सा नहीं है इसमें, देखो, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, ये किसका है, ये थॉर्नडाइक का है। इन्होंने तो नींव रखी थी, तो ये तो है ही है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलव, ये तो व्यवहारवादी है। क्रिया प्रसूत स्किनर, ये भी व्यवहारवादी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाए, क्षेत्र सिद्धांत। क्या हो जाएगा, क्षेत्र सिद्धांत। ये किससे रिलेटेड है, गेस्टाल्ट से रिलेटेड है, या इस संज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। ये पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है, तो ये है आपकी किसकी, आशुबेल की। इन्होंने 4 तरीके से सीखना बताया है। एक तो रटकर, एक होता है समझकर, एक होता है अर्थ ग्रहण करके, एक होता है खोज कर। ठीक है, और सबसे अच्छा कौन सा होता है, सबसे अच्छा होता है आपका अर्थ ग्रहण करके। कौन सा होता है, अर्थ ग्रहण करके। ठीक है, इसे याद रखें। और इन्होंने निगमनात्मक तर्क पे जोर दिया था, निगमनात्मक तर्क पे। इस चीज़ को आप याद रख लेना। ठीक है, और एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू इनकी किताब है ही है, इसे तो आप याद रख ही लोगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विचार किसका है, विचार न केवल भाषा को, सबसे पहले विचार भाषा को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। तो विचार की बात सबसे पहले किसने करी है, कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। तो पहले विचार आता है जीन पियाजे के में। अगर ये कह देता, इसे ही उल्टा कर दो कि विचार और भाषा, पहले भाषा ले आओ फिर बाद में विचार, कि भाषा विचार को प्रभावित करते हैं, तो हो जाता बायगोत्स्की। बायगोत्स्की क्या कहते हैं, कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। पियाजे क्या कहते हैं, कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। दोनों में ना मतलब उल्टा है, एक दूसरे के उल्टे बोले ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, जीन पियाजे। नेक्स्ट, बायगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण बल देते हैं। तो बायगोत्स्की किससे रिलेटेड, समाज से रिलेटेड। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ट्रिपल ए से याद रख लो, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है, ये आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं इंग्लिश में, बायगोत्स्की का। ठीक है, याद रखना। और नैतिकता की बात किसने की, नैतिक सिद्धांत किसका है, कोहलबर्ग का है। और किसका है, प्याजे का है। प्याजे को ही देख के कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत बनाया था नैतिक विकास का। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, देखो, बायगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू को नजरअंदाज किया गया है। तो बायगोत्स्की ने किस पहलू को नजरअंदाज किया है, सामाजिक की तो बात कहता ही हूँ मैं, 1000 बार लाख बार बोल दी होगी, इसे तो आप सोचना ही मत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो इसको तो उसने दिया है महत्व। तो समाज से ही संस्कृति बनती है, तो ये भी दिया है। जैविक को इसने नहीं दिया, जैविक को किसने दिया, प्याजे ने दिया है। किसने दिया, प्याजे ने। ठीक है, प्याजे के पापा का नाम क्या था, अर्थर प्याजे। प्याजे के 3 बच्चे थे ना, उसमें से एक का नाम था जैकलिन, और 2 और थे कुछ, वो दिमाग से उतर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ऐसे ही जनरली बता दी आपको। ठीक है, और ये प्याजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। ये बहुत बार पूछा गया है, और ये पूछा जा सकता है किस पे प्रयोग किया था इन्होंने, अपने बच्चों पे। नेक्स्ट, जो अंतर्दृष्टि होती है ना, द्वारा अधिगम किसका प्रतिपादन करता है। अंतर्दृष्टि किसका है, ये गेस्टाल्टवाद का है। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, बर्दीमर है। कौन है, बर्दीमर। और ये गेस्टाल्टवाद का मतलब पता है क्या होता है, पूर्ण रूप में देखते हैं हम किसी भी चीज़ को। गेस्टाल्टवाद कब आया था, 1912 में आया था। गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रयोग जो करें ना, कोहलर ने करें। किसने की, कोहलर ने। किस पे करें, चिंपैंजी पे करें। क्या नाम था उसका, सुल्तान। ठीक है, याद रखना इतना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करना। और अच्छा, तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि ये बताना कि प्याजे की जो स्टेजेस है ना, उसमें ईगो सेंट्रिक कब आता है।
ईगोसेंट्रिक कब हो जाता है बच्चा? प्याजे की किस स्टेज में, स्टेज बतानी है, कौन सी स्टेज है जिसमें वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में? जब वो और किसी का नजरिया नहीं समझता, केवल अपना ही अपना सोचता है। तो ये कौन सी स्टेज है प्याजे की? ये क्वेश्चन आपके लिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।